नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ेस ऐसी निकल के आ रही कि अक्टूबर 2020 में जो मुंबई में पावर आउटेजेस हुए थे, हो सकता है कि उसके पीछे चाइना का हाथ है। यहाँ पे साफ साफ ये रिपोर्ट बोल रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इन पावर आउटेजेस को चाइना ने किया हो। इंडिया ने ये बोला और इंडिया का जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट उसने ये बोला कि रिकॉर्डेड फ्यूचर की तरफ से हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बट अब तक इंडिया ने ओपनली ये माना नहीं है कि हाँ भाई ये अटैक्स चाइना की तरफ से आए थे। चाइना तक जब बात पहुंची तो बीजिंग ने बोला कि हम इस प्रकार की चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते और ना ही हम इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो हैकिंग ग्रुप्स किस प्रकार से काम करते हैं, क्या ये हैकिंग अटेम्प्ट चाइना की तरफ से आया था इंडिया में, क्या बाकी और कुछ कंट्रीज हैं जो चाइना के हैकिंग अटेम्प्ट से परेशान हो चुकी हैं, क्या इंडिया में हैकिंग इलीगल है या लीगल है। ऑब्वियस सी बात है इलीगल है, बट एक एथिकल हैकिंग नाम की चीज होती है। ये क्या चीज है, क्या इंडिया के भी कुछ प्रमोटेड हैकिंग ग्रुप्स हैं, क्या भारत की सरकार भी इनफॉर्मली कुछ हैकिंग ग्रुप्स को प्रमोट कर रही है, और साइबर कैपेबिलिटी के फील्ड में इंडिया ने क्या क्या किया है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लैंडरिंग एंड इट्स प्रिवेंशन में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। तो भाई, यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने मंडे को क्या बोला कि स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकर ग्रुप्स हैड टारगेटेड वेरियस इंडियन पावर सेंटर्स, बट एडेड दैट दीज ग्रुप्स हैव बीन थ्वाटेड आफ्टर द गवर्नमेंट साइबर एजेंसीज वांट इट अबाउट देयर एक्टिविटीज। कहीं ना कहीं यूनियन पावर मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड कुछ चाइनीज हैकर ग्रुप्स ने इंडियन पावर सेंटर्स को टारगेट करने की कोशिश की। मुंबई पावर आउटेज हुआ था अक्टूबर 2020 में। कहीं ना कहीं उस समय पे एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई थी एक यूएस साइबर सिक्योरिटी फर्म के बेसिस पे। इस यूएस साइबर सिक्योरिटी फर्म का नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर। ठीक है भाई, इसकी रिपोर्ट के बेसिस पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली कि भाई कहीं ना कहीं मुंबई पावर आउटेज चाइना की तरफ से एक अटैक की वजह से हुआ है। उस समय पे तो भारत सरकार ने इसके रिस्पेक्ट में ना हाँ बोला ना बोला, लेकिन यह बात जरूर बोला गया था कि जो भी ऑपरेशंस पावर सेक्टर ऑपरेशंस कॉर्पोरेशन करता है, पोसोको करता है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया इन अटैक्स का। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि एवरीथिंग इज कंट्रोल, हमारे पावर ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट हम सबको पता है कि मुंबई में पावर ऑपरेशंस गए थे, मैं खुद अफेक्टेड था, रात भर लाइट नहीं आई थी, सुबह की एडिटोरियल वीडियो लेट हो गई थी, मुझे अभी भी याद है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये पावर सिस्टम ऑपरेशंस कॉर्पोरेशन पोसोको क्या है। देखिए, पोसोको एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है। काम क्या है इसका, इंटीग्रेट ऑपरेशन ऑफ द ग्रिड। ये जो हमारी पावर ग्रिड है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फीडर से यानी पावर सप्लायर से लेके आते हैं और कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, तो इस ग्रिड को चलाने में जो मेन रोल है वो पोसोको का है। पोसोको के अंदर काम करते हैं 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर और ये जो 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, ये सब आपके काम करते हैं किसके अंदर, पोसोको के अंदर। 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर कौन सा है, तो नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, साउदर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। ये सब पोसोको के अंदर काम करते हैं। उस समय पे कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया था। बाद में कुछ समय पे स्टेटमेंट आया कि ये जो भी आपका पावर आउटेज हुआ था, या कह लीजिए साइबर आउटेज हुआ था, उस साइबर अटैक की वजह से जो मुंबई का पावर आउटेज हुआ था, जो बिजली गई थी 12 अक्टूबर 2020 को कई घंटों के लिए, कहीं कहीं पे तो पूरी पूरी रात नहीं आई, उसकी वजह से कोई मेजर लॉसेस नहीं हुए हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से जो लॉसेस हुए हैं वो बात अलग है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट आई है, न्यू स्टडी है, ये रिकॉर्डेड फ्यूचर की स्टडी है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, बेस्ड है मैसाचुसेट्स में। इसका साफ साफ बोलना है कि चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स ने इंडिया के पावर ग्रिड को टारगेट किया था, और जो इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हुआ था मुंबई में वो इनकी वजह से ही हुआ था। और ये एक ऐसे समय पे हुआ था जब इंडिया चाइना एक बहुत तगड़े मिलिट्री स्टैंड ऑफ में एक दूसरे के सामने खड़े थे। 4 डिकेट्स, पिछले 40 साल में सबसे गंदा स्टैंड ऑफ था इंडिया चाइना का। हालांकि अभी के लिए देखा जाए तो वो स्टैंड ऑफ वाली सिचुएशन मतलब रिजॉल्व कर दी गई है, डिसएंगेजमेंट हो चुका है। फिर आगे बात की जाए, इस रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की रिपोर्ट ने एक और बात बोली है कि देयर हैज बीन tracked a steep rise in targeted intrusion activity against Indian power generation and transmission
इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स। चाइना के द्वारा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं बैक एंड से अटैक कर रहे हैं। एक प्रॉपर कंसर्टेड कैंपेन चलाया गया है इंडियन पावर सेक्टर में, जिसमें 10 इंडिया के पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया गया। जो 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर काम करते हैं पोसोको के अंदर, उसमें से 4 के ऊपर अटैक किया गया। कहीं ना कहीं आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो पूरा का पूरा बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर डोमिनेट करता है उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की और काफी हद तक कर भी पाए। रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट में बोला गया कि रेड इको वो चाइनीज स्टेट बैक्ड ग्रुप था जिसने इंडिया के पावर ग्रिड पे ये अटैक करवाया है। ये अटैक अलग अलग 21 आईपी एड्रेसेस से हुआ था जो 10 डिस्टिंक्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है उसके ऊपर अटैक कर रहा था। ठीक है, रिकॉर्डेड फ्यूचर इनमें से 12 इंडियन एंटिटीज के अगेंस्ट जो अटैक हुआ था उसको ट्रैक कर पाया है। और ये जो 12 की 12 इंडियन एंटिटीज है ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। पावर ग्रिड्स के अलावा मुंबई और टूटीकोरिन पोर्ट्स पे भी टारगेट किया गया है। तो 4 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, उनके स्टेट के काउंटर पार्ट्स, वीओ चिदम्बरम पोर्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इन सब के ऊपर यहाँ पे अटैक हुआ है। समझ गए? ओवरऑल इस नक्शे में वो हर चीज़ दी है जहाँ जहाँ पे अटैक हुआ है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, तेलंगाना वाला सेंटर, दिल्ली, डीटीएल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच, एनटीपीसी कुदगी, साउदर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, इन सब जगहों पे अटैक हुआ था, ऐसा बोलना है रिकॉर्डेड फ्यूचर का। अब सवाल ये उठता है कि चाइना ने किस हद तक हैकिंग करने की कोशिश की, अगर हैकिंग करी तो चाइना ने कितना नुकसान पहुंचाया। इंडियन गवर्नमेंट का साफ साफ ये बोलना है कि हमारे खिलाफ जो भी अटेम्प्ट हुआ हमने उसको रोक दिया। चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी ये ओपनली मानेगी नहीं कि हमने कोई भी यहाँ पे हैकिंग अटेम्प्ट करवाया है। कुल मिला के जो रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की जो रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि जो मालवेयर प्लेस किया गया था इंडियन पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको एक्टिवेट नहीं किया गया। अगर इसको एक्टिवेट कर दिया जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। हो सकता है कि चाइना जियो स्ट्रैटेजिकली अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए इंडिया वर्सेस चाइना की जो टेंशन्स थे उस समय पे बड़े खतरनाक चल रहे थे। तो मान लीजिए अगर कोई स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट उस समय पे चलता तो बैक एंड से मोस्ट प्रॉब्ली चाइना अपने एक मालवेयर के थ्रू हमारे पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को शायद तोड़ने की कोशिश करता। कुछ इस तरीके का हो सकता है कि चाइना का प्लान रहा हो। तो वो मालवेयर को हमारे पावर सिस्टम्स में इन्फ्यूज करना चाहते हो और किसी वॉर की इवेंचुअलिटी में वो फिर इस मालवेयर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते। ठीक है, ये सब तब हो रहा था अक्टूबर 2020 जब बायलेटरल टेंशंस इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज्यादा थे। ओके, रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन के साथ भी शेयर की है। ठीक है भाई, सर्ट इन एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना है इन्वेस्टिगेशन करना और अर्ली वार्निंग देना इस तरीके के अटैक्स के अगेंस्ट। ऑब्वियस ही बात है, जब ये अटैक हुआ होगा सर्ट उस समय पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। सर्ट ने ओपनली माना भी है कि उनको रिकॉर्डेड फ्यूचर से 2 बार ये रिपोर्ट मिल चुकी, बट अपना असेसमेंट इन्होंने कुछ खास यहाँ पे शेयर किया नहीं है। ओके, उसी समय पे कुछ समय बाद जियांग लिगांग नाम के एक पर्सन है, ये है हेड ऑफ बीजिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन कंजम्पशन अलायंस। ये एक टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन है चाइना का। इसका क्या बोलना है और इनका क्या बोलना है? इन्होंने बोला कि इंडिया के पास ये चाइना के पास ये कैपेबिलिटीज हैं। चाइना के लिए टेक्निकली पॉसिबल है कि वो इंडियन पावर ग्रिड को टारगेट कर सकते हैं, इसको हैक कर सकते हैं और पार्शियल नेटवर्क पैरालिसिस को कॉज कर सकते हैं। हालांकि जियांग लिगांग ने बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये कहीं पे भी उन्होंने नहीं बोला कि हमने ऐसा किया है, बट कहीं ना कहीं ऐसा किया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि चाइना के ऊपर पहली बार ऐसा कुछ इल्ज़ाम लग रहा है कि वो किसी प्रकार का साइबर अटैक करवा रहे हैं। जो साइबर सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं इंडिया में, जैसे साइबर पीस फाउंडेशन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया के पावर सेक्टर में पिछले कई सालों से मालवेयर का सर्ज देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका रीज़न चाइना हो सकता है। 2014 में एडमिरल माइकल रॉजर्स जो कि हेड है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और यूएस साइबर कमांड यूएसए के, इन्होंने बोला कि भाई चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो यूएस पावर ग्रिड को शट डाउन कर सकता है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को शट डाउन कर सकता है। तो यूएस जैसी कंट्रीज जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे हाईएस्ट लेवल की, अगर उसके पावर स्ट्रक्चर को चाइना बंद कर सकता है तो इंडिया के लिए तो प्रॉब्लमेटिक बात है ही। ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऐसा ही साइबर अटैक हुआ था और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इनडायरेक्टली बोला भी था कि इस साइबर अटैक के लिए चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि चाइना कभी भी ओपनली आके ऐसी बात नहीं बोलेगा।
और बीजिंग की तरफ से जो रिस्पांस आया वो बहुत नॉर्मल है। बीजिंग ने बोला कि इस प्रकार के इल्ज़ाम जो हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये इररिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है तो आप एविडेंस दीजिए, बिना किसी एविडेंस पे आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि साइबर अटैक कहीं से भी कैसे भी हो सकते हैं। साइबर अटैक के ओरिजिन को पता कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए साइबर वॉरफेयर बहुत ही अजीब और बहुत ही ट्रिकी हो गया आज की डेट में। आज की डेट में साइबर वॉरफेयर इतना बड़ा हो गया है कि कन्वेंशनल वॉर आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं। तो चाइना बोल रहा है कि हमको प्रूफ दो, उसके बाद कोई इल्जाम लगाओ, ये बिना बात का इल्जाम लगाते हम पे मत चढ़ो। हम इस प्रकार के कोवर्सिव एक्शंस में भरोसा नहीं रखते। हम साइबर स्पेस में जॉइंट एक्शन की बात करते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे चाइना बोल रहा है, जो हमेशा से वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है। अब इसके रिस्पांस में कुछ इंडियन हैकिंग ग्रुप्स के नाम भी सुनने में आए हैं। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने ये बोला है कि जब चाइना की तरफ से मालवेयर एक्टिविटी इंडिया में आने लगी तो इंडियंस भी चुप नहीं बैठे हैं। बहुत सारे, ऐसा बोला जा रहा है कि इंडियन स्टेट यानी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं जो कि चाइनीज एंटिटी और चाइनीज मिलिट्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जैसे ऐसा ये ग्रुप है साइड विंडर, फिर एक ऐसा ही ग्रुप है ड्रॉपिंग एलिफेंट, एक ऐसा ही ग्रुप है आपका वाइसरॉय टॉगर। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ऐसा बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड, और इंडियन गवर्नमेंट उनको बैक एंड से सपोर्ट दे रही है कि आप चाइना के ऊपर इस प्रकार के अटैक्स करिए, स्फीयर फिशिंग कैंपेन करिए। क्योंकि चाइना हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्फीयर फिशिंग क्या होता है? तो बेसिकली दिस इज अ टारगेटेड अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज अकाउंट क्रेडेंशियल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक विक्टिम, ऑफन फॉर मैलिशियस रीजन। अकाउंट के क्रेडेंशियल्स को चुराना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराना किसी की स्पेसिफिक विक्टिम से, ठीक है, मैलिशियस कारणों की वजह से, इसको बोला जाता है स्फीयर फिशिंग। यहाँ पे किसी भी विक्टिम की पर्सनल डिटेल्स को चुराया जाता है और उसकी पर्सनल डिटेल्स को उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है, ये स्फीयर फिशिंग है। अगर आप इंडिया की बात करो तो हैकिंग एक क्राइम है इंडिया के अंदर। अगर आप बात करो तो हैकिंग को इंडिया के कौन से सेक्शन में कवर किया गया क्रिमिनल लॉ के, तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 441, 1860 का जो इंडियन पीनल कोड है ना, इसके सेक्शन 441 के अंदर ट्रेसपास डिफाइंड है। इस ट्रेसपास का बहुत वाइड स्कोप है और इसी ट्रेसपासिंग के अंदर हैकिंग भी आ जाता है, क्योंकि हैकिंग में आप एक कंप्यूटर सिस्टम को ट्रेसपास कर रहे हो इलीगली। ओके, आईटी एक्ट का चैप्टर 11 सेक्शन 66 एक्ट ऑफ हैकिंग से डील करता है। सेक्शन 66 क्लॉज 1 क्या डिसाइन करता है? हैक को, हैक एज एनी पर्सन dishonestly or fraudulently does any act referred to in section 43 is called hacking. सेक्शन 66 क्लॉज 2 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का क्या बोलता है कि भाई क्या पनिशमेंट होगी अगर आप हैकिंग करते हो। हैकिंग के लिए जो पनिशबल ऑफेंस है वो है 3 साल तक की जेल की सजा या 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों। यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है, एथिकल हैकिंग। क्या है ये एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग मतलब प्री एम्प्टिव एक्शन। देखिए, अब हैकिंग की प्रॉब्लम्स तो आगे आने वाले समय में हमारे सामने आने ही वाली हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। तैयार रहने के लिए मान लीजिए किसी कंप्यूटर सिक्योरिटी में कोई फ्लॉ है और आप उस फ्लॉ को पॉइंट आउट करके उसके ओनर को बता दो। और कई बार ऐसा होता भी है भाई, जैसे कि फेसबुक का जो कोड है वो ओपन सोर्स है, बहुत सारी एप्स का जो कोड होता है वो ओपन सोर्स होता है। तो इन ओपन कोर्स सोर्स के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ओपनली लोगों से बोलते हैं कि अगर आपको कोई फ्लॉ दिखता है हमारे सोर्स कोड में तो आप हमको बताओ। तो कुल मिला के किसी एक कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई बाहर का पर्सन फ्लॉ ढूंढ देता है उसको हैक करके, इसको बुलाया जाता है एथिकल हैकिंग। ये एथिकल हैकिंग क्यों हो रही है? ये एथिकल हैकिंग आपके सिस्टम्स की गलती बताने के लिए हो रही है। और जब आपकी सिस्टम्स की गलतियां पहले आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप उन गलतियों को रिजॉल्व कर दोगे। तब जब रियल हैकिंग अटेम्प्ट होगा आपके ऊपर, उस समय पे आप तैयार होगे उसके साथ डील करने के लिए। वैसे तो एथिकल हैकिंग नाम का जो सब्जेक्ट है इसके बारे में इंडियन लॉज में कुछ स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ओनर ओपनली किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोलता है कि भाई आप हमारे कोड में गलती निकालो और वो पर्सन गलती निकालता है तो उसमें क्या बुराई है भाई? कहीं ना कहीं हम अपने सिक्योरिटी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को अच्छा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज को अच्छा कर रहे हैं। बात की जाए कि इंडिया अपनी साइबर कैपेबिलिटीज के लिए क्या कर रहा है, इंडिया ने काफ़ी खर्चा किया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है हमारे साइबर ऑपरेशंस के लिए। हमको पता है कि चाइना, पाकिस्तान जैसे हमारे दो बहुत ही एडवर्सियल नेबर्स हैं। इनके साथ डील करने के लिए भैया सिर्फ मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स में ही नहीं, हमको साइबर फील्ड में भी आगे रहना है। तो 2019 में इंडिया ने अपनी साइबर फोर्सेस को कॉन्सोलिडेट किया। कैसे? इस्टेब्लिश किया डिफेंस साइबर एजेंसी। ये एक ट्राई सर्विस एजेंसी है साइबर वॉरफेयर के लिए, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ ये डील करती है। इसमें 1000 एक्सपर्ट्स होंगे जो कि साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट होंगे, और ये 1000 एक्सपर्ट्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बटे हुए होंगे।
तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के साथ रेगुलरली ये कोऑर्डिनेट करके उनको बताएंगे कि भाई साइबर सिक्योरिटी में आपको क्या थ्रेट मिल सकता है। रिकॉर्डेड फ्यूचर की जो रिपोर्ट आई है इसमें 30 कंट्रीज को एनालाइज किया गया है, जिसमें इंडिया का नंबर आता है 21। साइबर स्पेस की फील्ड में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज बताई जाती है दुनिया में, नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे यूनाइटेड किंगडम, चौथे पे रशिया और पांचवे पे नीदरलैंड्स। इंडिया की रैंक साइबर फील्ड में कहाँ पे आती है? तो डिफेंस कैटेगरी में 24th पे, कंट्रोल में 29th पे, इंटेलिजेंस में 15th पे, नॉर्म्स में 12th पे, सर्वेलेंस में 26 पे और कॉमर्शियल पैरामीटर में 19th पे। अगर हम दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकॉनमी है, अगर हम दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है, तो साइबर कैपेबिलिटीज़ भी हमारी कम से कम दूसरे या तीसरे नंबर की सबसे अच्छी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस फील्ड में हमें पीछे हैं, हमें बहुत जल्दी अपनी कैपेबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। अपने व्यू पॉइंट नीचे दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। गुड बाय।